नमस्कार दोस्तों, स्वाति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारे कोर्स का नाम है प्रोफेशनल अकाउंटेंट। क्या नाम है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट। वी आर अकाउंटेंट, नॉट जस्ट अ टैली ऑपरेटर। दोस्तों, हमें टैली ऑपरेटर नहीं बनना। टैली ऑपरेटर तो हजारों बनते हैं, हमें क्या बनना है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट। मतलब कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट में आज हम जो चैप्टर सीखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है और कैसे बनाते हैं, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्या होता है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग का मतलब होता है, अकाउंटिंग मीन्स राइटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग मीन्स राइटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की बुक में लिखना। क्या? अकाउंट्स की बुक में लिखना। क्यों लिखना? टू फाइंड प्रॉफिट और हमारे कंपनी में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो पता लगाने के लिए हम जो अकाउंट की बुक में लिखते हैं, जो लिखते राइटिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स राइटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से होती है फाइनल अकाउंट की? तो शुरुआत होती है सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ जर्नल बुक। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? जर्नल बुक बनाते हैं। तो दोस्तों, जर्नल बुक क्या होता है? जर्नल बुक वो बुक होती है जिसमें हम डेली का डेली रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे बिजनेस में डेली क्या आया, क्या गया, किससे पैसा लिया, किसको पैसा दिया। तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन एंट्री जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम कहते हैं जर्नल बुक। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा जर्नल बुक। जर्नल बुक में अगर आप देखो तो सबसे पहला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है, उसके बाद पर्टिकुलर होता है, उसके बाद एलएफ, उसके बाद डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब अगर आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो हमारी एंट्री वो क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दैट मीन्स हमारी कंपनी में कैपिटल आया कैश में, कितने का? 1,00,000 रुपए का। कौन सी तारीख को आया? 1 अप्रैल 2016 को। कभी हमने पैसा दिया होगा, कभी हमने पैसा लिया होगा। देखो यहाँ पे हमने रेंट पे किया है कैश में, फिर हमने रेंट रिसीव किया है कैश में, कभी हमने परचेस किया होगा, कभी हमने सेल किया होगा। तो डेली का डेली हमारी कंपनी में क्या हैपन हुआ, वो जो हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम कहते हैं जर्नल बुक। तो दोस्तों, उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ लेजर, मतलब लेजर पोस्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जर्नल एंट्री हो गया, डेली का डेली हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्या आया क्या गया। अब उसके बाद हमें क्या मेंटेन करना है? लेजर पोस्टिंग करनी है। लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? पोस्टिंग अ इंडिविजुअल रिकॉर्ड इनटू अनदर बुक टू फाइंड क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर और अ मंथ। इसका मतलब कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल साल भर में हमारे पास बहुत बार पैसा आया भी होगा, बहुत बार पैसा गया भी होगा, बहुत बार कैश आया भी होगा, बहुत बार कैश गया भी होगा। अब एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर मुझे चेक करना है कि हमारे पास बैलेंस कैश का है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? लेजर पोस्टिंग करने के बाद। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, लेजर एंट्री में जो नाम आता है उसे हम कहते हैं लेजर। जैसे एंट्री में नाम था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री में जितने भी आपको नाम मिलेंगे सारे नाम को हम क्या कहेंगे? लेजर। तो हमने सबसे पहला एग्जांपल के लेजर कौन सा उठाया है? कैश वाला, बराबर। अब हमारे बिजनेस में बहुत बार कैश आया भी है, बहुत बार कैश गया भी है। लेजर पोस्टिंग का फॉर्मेट कैसा होता है? सबसे पहले हमें लिखना है अकाउंट का नाम जिसका लेजर पोस्टिंग आप करने वाले। तो हमने किसका किया है? कैश का। तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखोगे, एक होगा डेबिट साइड, एक होगा क्रेडिट साइड। फॉर्मेट में सबसे पहले होगा आपका डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर। फोलियो की मतलब आपने ये एंट्री, ये नाम आपकी जर्नल बुक में कौन से पेज नंबर पे किया, वो पेज नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर एलएफ, उसके बाद अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ, उसके बाद अमाउंट। अब इसमें सबसे पहले डेबिट वाला साइड। तो डेबिट वाले साइड का मतलब होता है कि पैसा आने वाला साइड। क्रेडिट साइड का मतलब होता है पैसा जाने वाला साइड। तो डेबिट साइड में कैश हमारे पास आया होगा और क्रेडिट साइड में हमारे पास से कैश गया होगा। अब मुझे एंड ऑफ द ईयर पता करना है कि हमारे पास कैश खर्चा करने के लिए है या नहीं है, कैश का बैलेंस है या नहीं है। अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल है 50,000, मतलब कैश हमारे पास आया कैपिटल के थ्रू 50,000 का। फिर हमने सेल किया, हमारे पास 60,000 रुपया आया कैश। उसके बाद समीर ने हमको 50,000 रुपया दिया, उसके बाद कमीशन मिला 6,000 का, और बैंक में किसी ने पेमेंट किया 10,000 का। 10,000 रुपया हमारा बैंक में आया, तो हमारे पास इतना सारा पैसा आया। टोटल पैसा हमारे पास कितना है? अगर आप इसको जोड़ो 50, 60, 50, 6, 10, तो टोटल होता है 1,76,000। मतलब कि पूरे साल भर में हमारे पास कितना पैसा आया? 1,76,000 आया। ये पैसा आने वाली साइड है। ठीक है, अब ये पैसा जाने वाली साइड है। जैसे कि हमने परचेस किया 20,000 का, तो मतलब हमारे पास से कैश गया। हमने वरुण को पेमेंट किया 15,000 का, तो हमारे पास से पैसा गया। हमने सैलरी पेमेंट किया 6,000 का, तो हमारे पास से पैसा गया। तो ये हमारा पैसा जाने वाला साइड है। तो अगर आप ये जाने वाले साइड को 20, 15, 6, 19, 9, 2 अगर आप इसको जोड़ो तो इसका टोटल होता है 71,000। मतलब कि हमारे पास 1,76,000 आया, जिसमें से हमने कितना खर्चा किया? 71,000।
बराबर ना। तो अगर 176 में से अगर 71,000 अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आपके पास कितना बचेगा 1,05,000। मतलब कि मेरे पास अभी भी 1,05,000 पड़ा हुआ है कि मैं खर्चा कर सकता हूँ। तो कैश आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो कैसे मालूम पड़ा आपको? लेजर पोस्टिंग के थ्रू मालूम पड़ा कि आपके पास बैलेंस है या नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो अभी तो हमने एक लेजर पोस्टिंग देखा ना कैश का, वैसे ही आपके एंट्री में आपके जर्नल बुक में जितना भी आपको नाम दिखेगा, 50 नाम दिखेगा, तो 50 का आपको लेजर पोस्टिंग यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा अगला ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो गाइस ट्रायल, नाम ही है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करना, बैलेंसेस को मैच करना। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आप अपने बैलेंसेस को मैच कर लो, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। मालूम पड़ा आपने ट्रायल बैलेंस एक बार क्लोज कर दिया और फिर आप उसके बाद कुछ भूल गए, तो फिर वो दिक्कत वाला काम है। फिर आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, बराबर ना। तो उसके पहले आप एक बार मैच करो। एग्जाम्पल के लिए ट्रायल बैलेंस, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि मैंने आपको 10 रुपया दिया, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 10 रुपया। मैंने आपको 10 रुपये का हिसाब दिया कि आप 10 रुपया लो, जाओ पार्टी उटी करो, डांस मिस करके पार्टी उटी करके आओ, जो पैसा बचेगा मुझे वापस कर देना। तो यहाँ मैंने लिखा है 10 रुपया, मैंने आपको 10 रुपये का हिसाब दिया, मतलब आपके पास 10 रुपया आया, ठीक है। अब आप गए पार्टी उटी किया, पेट भर के खाना वाना खाया, डांस किया, और उसके बाद आया बोले सर ये लो आपका पैसा। मैंने बोला क्या? हाँ क्या हुआ बताओ। तो आपने बोला सर आपने 10 रुपया दिया था, उसमें से 7 रुपया हमने खर्चा किया और ये आपका 2 रुपया बच गया, बराबर। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे कितने का बैलेंस दिखाया था 10 रुपया, तो आपका भी बैलेंस कितना आना चाहिए 10 रुपया। आप बोल रहे हो 7 रुपया खर्चा किया, 2 रुपया आपका बच गया, तो यहाँ बैलेंस कितना हो जा रहा है 9 रुपया हो जा रहा है ना। मतलब टोटल यहाँ कितना हो जा रहा है 7 और 2 9, तो 1 रुपया कहाँ चलेगा, मतलब यहाँ 10 रुपया आ रहा है, यहाँ पे 9 रुपया आ रहा है, मतलब वो मैच हो रहा है क्या? नहीं। तो वही हमारी गलतियों को मैच करने वाला काम कि एक बार आप ट्रायल करके देख लो, आप ट्राई करके देख लो कि आपका बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं, उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको 10 रुपए का हिसाब दिया, तो आपके पास से भी कितने का हिसाब आना चाहिए 10 रुपए का। तो 10 रुपया अगर आया है, उसमें से जो खर्चा हुआ है तो वो भी यहाँ पे आपको 10 रुपए का हिसाब दिखाना है। अब हमारा जर्नल एंट्री हो गई, लेजर पोस्टिंग हो गया, ट्रायल बैलेंस हमारा बन गया, और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच भी हो गया, 10 रुपये यहाँ पर 10 रुपये यहाँ पर, दोनों मैच हो गया, बराबर। अब ट्रायल बैलेंस क्लोज होने के बाद अगर आप कोई काम भूल गए, क्या हो गया? आप कोई काम भूल गए, तो उससे क्या करना पड़ेगा? आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उससे हम कहते हैं एडजस्टमेंट की एंट्री। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट की एंट्री। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ट्रायल बैलेंस है हमारा। अब हमारा ट्रायल बैलेंस ये टैली हो गया कितने से? 6,86,300 से टैली हो गया। ये साइड का भी बैलेंस उतना है और ये साइड का भी बैलेंस उतना है, बराबर। अब ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद, क्लोज होने के बाद हम कोई काम भूल गए, जैसे क्या भूल गए? फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का, हम ये बताना भूल गए, हम अपनी एंट्री में रिकॉर्ड करना भूल गए कि हमारे पास 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक था। आप भूल गए, ट्रायल बैलेंस क्लोज हो चुका है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब कहीं प्लस करना पड़ेगा तो कहीं माइनस करना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं एडजस्टमेंट की एंट्री। एडजस्टमेंट का मतलब होता है भूल जाना। क्या होता है? भूल जाना, भूल जाना, हम भूल गए। अब दो तरह की भूल होती है। एक भूल ऐसी कि हमें लिखना था लेकिन हमने नहीं लिखा, मतलब हमको उसके अंदर ऐड करना था, हमें लिखना था, एंट्री करनी थी लेकिन हमने नहीं की, हम भूल गए। और ऐसा होता है कि हमें नहीं लिखना था और हमने लिख दिया, हमें नहीं लिखना था और हमने लिख दिया। तो आप दो तरह के एडजस्टमेंट बोल सकते हो। एक एडजस्टमेंट पहला क्या? हमें लिखना था लेकिन हमने नहीं लिखा, हम भूल गए। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया कि हमें क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का वहां दिखाना था लेकिन हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब भूल गए तो उसको एडजस्ट करो। और दूसरा, हमें नहीं लिखना था लेकिन हमने लिख दिया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है वेजेस। क्या लिखा है? वेजेस। कितने का? 9,000 का। मतलब हमने इस साल वेजेस कितना पे किया? 9,000 का। लेकिन इस 9,000 के अंदर प्रॉब्लम मालूम है क्या है? 5,000 इस साल का पगार हमने दिया है, 5,000 जो वेजेस हमने इस साल का दिया है, और 4,000 ना हमने अगले साल का इस साल पेमेंट कर दिया। मतलब हमारा कोई एम्प्लॉय था, उसने क्या बोला, सर हमारे घर में शादी ब्याह है तो मुझे अगले साल का जो पेमेंट है वो एडवांस दे दो। तो उसका इस साल का जो पेमेंट था 5,000 मैंने दिया, साथ में अगले साल का 4,000 मैंने एडवांस दे दिया, मतलब टोटल मैंने उसको इस साल कितना पे किया? 9,000, बराबर। कभी भी आप ध्यान रखना, आप जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस खर्चे और फायदे वाला जो रिकॉर्ड होता है, जिस महीने का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, जिस साल का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, उसी महीने का इनकम और उसी महीने का एक्सपेंस उसके अंदर आएगा। अगले महीने का एक्सपेंस आप इस महीने नहीं दिखाओगे। अगले साल का आप एक्सपेंस किए हो 4,000 रुपया और आपने इस साल के एक्सपेंस में दिखाया कि हमने टोटल 9,000 रुपया किया है। नहीं, इस साल का एक्सपेंस है आपका 5,000 और अगले साल का जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो ये 4,000 जो एक्सपेंस है वो अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो आपने गलती से क्या किया? अगले साल का जो पेमेंट आपने उसको इस साल दिया, आपने इसी साल में दिखा दिया, मतलब आप
आपका इस साल का एक्सपेंस है 9,000, लेकिन इस साल का हमारा एक्सपेंस 9,000 नहीं है, तो आपको 4,000 क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, एक हमको लिखना था, हमने नहीं लिखा, हम भूल गए, क्लोजिंग स्टॉक का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। दूसरा, एक हमको नहीं लिखना था लेकिन हम लोगों ने लिख दिया। एग्जाम्पल, इसमें जो 4,000 है वो अगले साल का पेमेंट है, हमने इस साल उसको दिया है, इस साल हमने उसको दिया 4,000, लेकिन पेमेंट है वो अगले साल का, मतलब वो एक्सपेंस है वो अगले साल का, तो अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, लेकिन हमने कहाँ दिखा दिया, इस साल हमने उसको दिखा दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सारे एडजस्टमेंट जो भी आप लिखना भूल गए थे, जो भी आपने गलती से लिख दिया, वो सारे एडजस्टमेंट होने के बाद हम क्या बनेंगे, हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में तीन चीजें होती है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट। इनकम टैक्स क्या कहता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। इनकम टैक्स बोलता है कि आप जब भी किसी कंपनी का हिसाब किताब करना स्टार्ट करोगे, तो आपका जो पहला एंट्री है, जो पहला आपका रिकॉर्डिंग है, वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और आपका एंड कब होगा, 31 मार्च को एंड होगा। तो गाइस, ईयर दो तरह के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर जो हम कंपनी का रिकॉर्ड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो, 12 महीने का वो भी होता है, 12 महीने का ये भी होता है, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है कि आप जब भी किसी कंपनी का हिसाब किताब करोगे, तो आप कौन सा ईयर यूज करोगे, फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। तो गाइस, हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग वेरियस पर्पस। कुछ मकसद के लिए हम बनाते हैं। पहला मकसद क्या है, पहला क्यों क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर में हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और कितना ग्रॉस लॉस हुआ है, वो हमें पता चलना चाहिए, इसलिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ से मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। कहाँ से मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलता है। दूसरा पर्पस क्या है फाइनल अकाउंट बनाने का, टू फाइंड द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट, नेट का मतलब होता है एक्चुअल, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, मतलब टोटल प्रॉफिट, मतलब अभी इसमें से और भी कुछ खर्चे माइनस करने बाकी हैं, उसके बाद जो हम पैसा घर पे लेके जाएंगे, उस पैसे को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या, तो पहले निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पता चलना चाहिए, दूसरा ग्रॉस लॉस और नेट लॉस। कहने का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो सिंपल भाषा में, कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता करने के लिए, दूसरा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता करने के लिए। अगला हमारा पर्पस क्या है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कहां से मालूम पड़ती है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में एक साइड होता है हमारा लायबिलिटी, एक साइड होता है हमारा असेट। तो अगर हमारी लायबिलिटी ज्यादा है और हमारा असेट कम है, मतलब हमारे पर कर्जा है 1,00,000 रुपए का, उधारी है 1,00,000 रुपया, और हमारी प्रॉपर्टी खाली 50,000 की, इसका मतलब क्या है, आपका बिजनेस डूब रहा है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही नहीं है, कुछ दिनों में, कुछ साल के बाद आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। अगर हमारा असेट ज्यादा है और हमारी लायबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या कि हमारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी है, हमारा बिजनेस और आगे चलेगा, 2-4 साल, 10 साल, 50 साल, जितना भी चला सकते हैं। हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है हमारे बिजनेस की, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। अगली चीज क्या पता चलती है हमें, अमाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर का मतलब होता है जिससे पैसा लेना है, और क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको पैसा देना है। तो फाइनल अकाउंट बनाने से हमारा एक फायदा ये भी होता है कि टोटल हमें कितना पैसा लेना है, कितने लोग से लेना है वो भी पता चलता है, और कितना पैसा देना है, कितने लोग को देना है हमें, वो भी पता चलता है। कहाँ से मालूम पड़ेगा, ये बैलेंस शीट से मालूम पड़ेगा। हाँ, डेटर हमारा असेट होता है जो कि बैलेंस शीट के असेट में आता है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आता है, बराबर। तो ये दोनों चीजें हमें बैलेंस शीट से ही पता चलेगी, कितना पैसा देना है और कितना पैसा लेना। टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग, और भी बहुत सारे अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं जो कि फ्यूचर प्लानिंग में हम समझ सकेंगे हमारे बिजनेस को हमें कैसे रन करना है। टू फाइंड द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, हमें फंड निकालना है, सोर्स कितना है, हमारे पास फंड कितना अवेलेबल है और कौन कौन से हमारे सोर्स है, तो ये भी कहाँ से पता चलेगा, आपको बैलेंस शीट से ही पता चलेगा। अगला पॉइंट क्या हमारा, टू कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस ऑफ फर्म लाइक इनकम टैक्स। तो फाइनल अकाउंट हम इसके लिए भी पता बनाते हैं कि हमें पता चल सके कि हमें टैक्स कितना पे करने के लिए आ रहा है, गवर्नमेंट को हमें टैक्स कितना पे करने के लिए आ रहा है। और टैक्स कहाँ लिखते हैं हम लोग, टैक्स हमारी लायबिलिटी होती है, कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो ये भी चीज कहाँ से मालूम पड़ेगी, आपको बैलेंस शीट से ही पता चलेगी। तो फाइनल अकाउंट में तीन चीजें मेन होती है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट।
अगला पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? लिखा भी है ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? एक्सपेंसेस और इनकम वाला अकाउंट होता है। मतलब इसमें आपको आपके एक्सपेंसेस और इनकम ऐड माइनस करने होते हैं, बराबर। इनकम और एक्सपेंसेस आपको लिखने होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्यों ओपन करते हैं? फॉर द पर्पस टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हमारे उस फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना ग्रॉस लॉस हुआ है, वो पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ट्रेडिंग अकाउंट में मोस्टली आपकी वही चीजें आएंगी जो आपके गुड्स से कनेक्टेड हो। किससे? गुड्स। इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। ट्रेडिंग अकाउंट में दो चीजें होती है, एक होता है डेबिट साइड लेफ्ट वाला, एक होता है क्रेडिट साइड राइट वाला। तो डेबिट साइड के लेफ्ट में मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड मतलब लेफ्ट में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ट्रेडिंग अकाउंट के राइट में मतलब क्रेडिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? डायरेक्ट इनकम। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपका राइट साइड ज्यादा है मतलब आपका इनकम वाला साइड ज्यादा है, लेफ्ट साइड कम है मतलब डेबिट साइड कम है, एक्सपेंस कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट होगा, बराबर ना। लेफ्ट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट साइड में हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट इनकम। अगर हमारा इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर ना, प्रॉफिट मिलेगा ना। अब कहां पर है? ट्रेडिंग में। इसके लिए कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऐसा हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा डेबिट वाला साइड ज्यादा है और क्रेडिट वाला साइड कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा और हमारी इनकम कम है, तो हमें क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। हम ट्रेडिंग में तो कौन सा वाला लॉस मिलेगा? ग्रॉस लॉस मिलेगा। जे आर बैटली बॉय ने एक डेफिनेशन दिया है, कुछ कहा है उन्होंने, क्या कहा है? द ट्रेडिंग काउंट इंडिकेट्स, बताता है, क्या बताता है? द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। हमें गुड्स कितना गुड्स परचेज किया है, सेल किया है, परचेज रिटर्न किया है, सेल्स रिटर्न किया है, हमें वो सारी चीजें बताता है। कौन? ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, इस अकाउंट को बनाते समय द जनरल स्टैब्लिशमेंट चार्जेस आर इग्नोर्ड, ओनली द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स आर इंक्लूडेड। आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो इस्टेब्लिशमेंट जो भी चार्ज होता है, इस्टेब्लिश मतलब कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, शॉप लाइसेंस लेना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, बराबर। तो इस्टेब्लिशमेंट का जो भी चार्जेस है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड नहीं करना है, उसको नहीं दिखाना है। सिर्फ क्या दिखाना है? गुड्स। गुड्स गुड्स परचेज करते समय, गुड्स मैन्युफैक्चर करते समय जो भी आपका खर्चा होगा वही आपको दिखाना है। स्टैब्लिशमेंट चार्जेस मैंने बोला लाइसेंस लेना है, शॉप लाइसेंस वगैरह बनाओगे तो आपको उसका चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना है। ओके। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रीड करने से पहले, उसको समझने से पहले कुछ जनरल डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, बराबर। हमने रेंट पे किया मतलब क्या हुआ? हमारा खर्चा हुआ। हमने कंप्यूटर परचेज किया मतलब क्या हुआ? हमारा खर्चा हुआ। हमने गुड्स परचेज किया इसका मतलब क्या हुआ? हमारा खर्चा हुआ। तो पैसा गया मतलब क्या हुआ? खर्चा हुआ। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का अगर आपको लॉजिक याद रखना तो बड़ा सिंपल सा, इतना बड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तीन लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ, खाली आप वही याद करिए बस, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। परचेज, प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री, ये तीन चीजें। परचेज, प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री कहने का मतलब किसी भी चीज को खरीदने के लिए, किसी भी चीज को खरीदने के लिए इन द सेंस आप बोल सकते हो खरीद के कंपनी के अंदर लाने तक जो भी खर्चा लगेगा उस खर्चे को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स को परचेज करके कंपनी में लाने तक जो भी खर्चा लगेगा उस सारे खर्चे को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है, मैं जीन्स परचेस और सेल करता हूँ, बराबर। मैं कहीं से परचेस करता हूँ उसके बाद उसको सेल कर देता हूँ। तो मैं 5 नंबर से जीन्स लेके आता हूँ 300 रुपये में, और उसको 400 रुपये में सेल कर देता हूँ, मतलब मेरा 100 रुपया एक जीन्स के पीछे प्रॉफिट होता है। एक दिन मेरा एक फ्रेंड मिला, उसने मुझे क्या कहा, सर आप 4 नंबर 5 नंबर से जीन्स परचेज करने से अच्छा आप बॉम्बे से परचेज करो, आपको और सस्ता मिलेगा। आप यहाँ 300 रुपये में लेते हो, आपको वहाँ 250 रुपये में मिलेगा। आप 300 में लेके 400 में बेचते हो, आप 250 में लेके 400 में बेचो, आपको 100 के बदले 150 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, 150 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने प्लान बनाया, भाई ठीक है यहाँ 5 नंबर से लेने से अच्छा मैं बॉम्बे से लूंगा, यहाँ 300 का मिलता है वहाँ 250 का मिलेगा, 10 चीज पे लिया तो भाई 1500 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने अपने एक दोस्त को पकड़ा, बोला चलो ठीक है बॉम्बे से अपन शॉपिंग करके वहां से माल खरीद के लेके आते यहाँ पे बेचेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड को लिया
और घर से हमने एक ऑटो लिया बराबर स्टेशन जाने के लिए। हम दो लोगों ने ऑटो पकड़ा, एक ऑटो का 25 रुपया, दोनों जन का मिला के 50 रुपया, ये हमारा ऑटो का खर्चा हो गया। अब स्टेशन पहुंच गए, स्टेशन से हमको CST जाना था, फिर दोनों का टिकट निकाला, टिकट का 25-25-50 मतलब 50-50-100, तो एक जन का 50 रुपया लगा, दो जन का 100 रुपया लग गया। वापस से हमने फिर स्टेशन पहुंच गए, फिर वहां से वापस ऑटो किया, मार्केट ज़्यादा लंबा था, मार्केट जाना था हमको, तो एक जन का 25 रुपया, दो लोग का 100 रुपया ऑटो वाले ने ले लिया। अब हम वहाँ पे पहुंचे और रेट भाव तोल किया, और उसके बाद फिर समझ में आया, फिर हमने 10 जीन्स लिया 250 रुपये के हिसाब से मिला। अरे वाह कितना अच्छा, यहाँ तो 300 का मिल रहा था, वहाँ 250 में मिल गया। अब अगर मैं 10 जीन्स 300 के हिसाब से परचेस करूँ तो 3000 तो मेरा कॉस्ट हो गया, और मैं उसको 400 में बेचूं तो 4000 मुझे मिलेगा। अब 4 में से 3 माइनस करूँ तो 1000 का प्रॉफिट। ये यहाँ की कहानी थी 5 नंबर वाली, है ना। 10 जीन्स में 300 के हिसाब से यहाँ लेता था 3000 में, और 10 जीन्स को मैं 400 के हिसाब से 4000 में सेल करता था, मुझे प्रॉफिट कितना मिलता था 1000। लेकिन अब तो मैं 250 में लेके 400 में बेचूंगा, मतलब मुझे 1500 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, देखते बात की बात है। फिर आपने 10 जीन्स परचेज किया 250 के हिसाब से, मतलब आपका 2500 का वहां लग गया। फिर आपने पानी का बोतल लिया 20 रुपए का, आपका वो लग गया। फिर आपने खाना ना खाया, लंच वंच आपने किया, 250 रुपया एक जन का, 500 का दोनों का बिल मिला के आया। और फिर आपने वापस से वहां से ऑटो किया स्टेशन आने के लिए, मार्केट से स्टेशन आने के लिए आपको ऑटो करना था, 25-25-50 रुपया वापस से स्टेशन तक आने के लिए लगा। अब आप स्टेशन पे आ गए, अब स्टेशन से घर जाना था, वापस से आपका ऑटो का चार्ज लग गया 25-25-50 बराबर। अब मुझे वो जीन्स परचेज करनी थी 3000 की, ठीक है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखो, वो 3000 की जीन्स परचेज करने के लिए आपने 3320 रुपया आपने खर्चा किया। कितना? 3320 रुपया। और आप सेल कितने में करोगे? 4000 में, मतलब आपने 250 का लिया और आप सोचोगे 400 में मैं बेचूंगा, तो आप सोच रहे हो मुझे 1500 प्रॉफिट होगा। नहीं भाई, आप गलत फहमी में हो। अगर 4000 में से 3320 माइनस करोगे तो 680 रुपये आपका प्रॉफिट है। मतलब आप जहां यहाँ 1000 रुपये प्रॉफिट में थे, आपका प्रॉफिट और कम हो गया, आप यहाँ और लॉस में चले गए। समझे? तो हाँ, हमारे टॉपिक का नाम था डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की मैं बात कर रहा था, उसीलिए मैंने आपको ये समझा। डायरेक्ट एक्सपेंस में 3 चीजें होती है: एक्सपेंसेस incurred ऑन परचेज ऑफ, किसी चीज को खरीदने के लिए, खरीद के लाने तक कंपनी के अंदर जो जो खर्चा होता है, उन सारे खर्चे को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपने ये जीन्स खरीद के अपने कंपनी, अपने फैक्ट्री में लाने तक बीच में जो भी खर्चा किया होगा, इस सारे खर्चे को आप क्या कहोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस का सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेस ऑफ गुड्स। किसी चीज को खरीद के कंपनी के अंदर लाने तक बीच में जो भी खर्चा होगा, उन सारे खर्चे को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझो बीच में आपको टोल नाका लग गया, है ना। एक सिटी से दूसरे सिटी में एंटर करने के लिए बीच में टोल टैक्स देना होता है। तो अगर मैं परचेस नहीं करता तो मुझे टोल टैक्स लगता क्या? मतलब परचेस करोगे तो वो खर्चा लगेगा, परचेस नहीं करोगे तो वो खर्चा नहीं लगेगा। ऐसे खर्चे को आप कहोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा एग्जांपल है, तो दूसरा एग्जांपल है हमारा एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो जो खर्चा लगेगा, उन सारे खर्चे को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइक हमारी कंपनी बुक्स बनाती है, क्या बनाती है? बुक्स, नोट्स, हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। नोट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो नोट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, जो जो खर्चा लगेगा, आप उन सारे खर्चे को बोलोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल के लिए, अब नोट्स छापने के लिए हमें पेजेस लगेगा, तो मान के चलो हमने 1,00,000 रुपए का पेज मंगवाया। क्या मंगवाया? पेज। तो भाई पेज क्यों मंगवाया? मैन्युफैक्चर करने के लिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, उस खर्चे को आप सीधा बोल दोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। तो पेजेस क्यों मंगाया? मैन्युफैक्चर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद बुक छापनी, तो इंक भी लगेगा प्रिंटिंग के लिए, तो हमने इंक मंगवा लिया 10,000 रुपए का। तो इंक क्यों मंगवाया? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मतलब मैन्युफैक्चर को जो भी खर्चा हो रहा है, ये इंक वाला भी जो भी खर्चा, वो किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अब बुक बन गई, उसको बाइंडिंग करना है, तो उसके लिए रिंग लगेगा, रिंग से उसको बाइंडिंग करेंगे हम लोग। तो बाइंडिंग करने के लिए हमने रिंग मंगवाया 10,000 रुपए का। तो रिंग क्यों मंगवाया आपने? बुक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो बुक्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने रिंग मंगवाया। अगर मैं बुक्स मैन्युफैक्चर नहीं करता तो रिंग नहीं लगती, रिंग नहीं लगता तो ये खर्चा नहीं होता। तो ऐसे खर्चे वो कब हैपन होंगे? जब मैन्युफैक्चरिंग होगा। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो खर्चा नहीं लगेगा। ठीक है।
अगला, अब बुक मैन्युफैक्चर करनी थी, हमने क्या मंगाया, प्लास्टिक का कवर। प्लास्टिक से उसको कवर करना पड़ेगा ना, बुक फटोड़ जाएगी, तो हमने प्लास्टिक के कवर्स वगैरह मंगवा लिया। तो प्लास्टिक का कवर मंगाया हमने 10,000 का। तो प्लास्टिक का कवर क्यों मंगवाया, बुक मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब ये खर्चा भी किस में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, बराबर ना। तो इस खर्चे को भी क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। अब ये जो सारी चीजें हैं आप कहीं ना कहीं से मंगवाओगे, बराबर, मंगाने के लिए गाड़ी भाड़ा भी तो लगेगा। अगला चीज है हमारा कैरेज। कैरेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। अब देखो, माल को लाने के लिए भी गाड़ी भाड़ा लगेगा और माल को लेके जाने के लिए भी गाड़ी भाड़ा लगेगा। तो माल को लाने के लिए इस माल को आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल, क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल्स, मतलब कच्चा माल, अभी तक इससे फिनिश गुड्स नहीं बना है। तो जब तक प्रोडक्ट बन नहीं जाता है तब तक आपके पास जो भी चीजें होती है उससे आप कहोगे रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल लाने के लिए आपको गाड़ी भाड़ा लगेगा। आपने ट्रक वाले को बोला भाई ये सारा का सारा जो माल है बॉम्बे से लाके हमारे कंपनी में छोड़ देना, तो ट्रक वाले ने बोला भाई 10,000 रुपया चार्ज लगेगा। ठीक है, तो आप उससे बोलोगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो माल को लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा उसे बोलोगे कैरेज इनवर्ड, माल को लाने के लिए। अच्छा, माल को लाने के लिए गाड़ी भाड़ा आप पे कर रहे हो, माल क्यों ला रहे हो, मैन्युफैक्चर करने के लिए, बराबर ना। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता तो माल नहीं आता, माल नहीं आता तो खर्चा नहीं लगता, मतलब ये कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि तभी इनकट होगा जब परचेस करोगे या मैन्युफैक्चर करोगे। तो जब भी परचेस करोगे मैन्युफैक्चर करोगे उसके लिए जो जो खर्चा लगेगा उन सारे खर्चे को आप कहोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब माल तो आपने मंगवा लिया, मंगाने के बाद कहीं ना कहीं रख के मैन्युफैक्चर करोगे, बुक्स वगैरह कहाँ बनेगी, मशीन कहाँ रखोगे। तो हमने मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने एक रूम ले लिया रेंट पे, क्या ले लिया, रूम, जहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उस रूम को आप क्या बोलोगे, फैक्ट्री। हाँ, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। कंपनी में दो चीजें होती है, दो डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंपनी में, एक होता है फैक्ट्री, एक होता है ऑफिस। कंपनी में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है फैक्ट्री, एक होता है ऑफिस, बराबर। तो हमने क्या किया, मैन्युफैक्चर करने के लिए एक रूम ले लिया, जिस रूम को हमने नाम रखा फैक्ट्री, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन होगा बुक्स का। तो फैक्ट्री आपने भाड़े से ले लिया। अब उसका भाड़ा आता है महीने का ₹1,00,000, एग्जाम्पल, महीने का ₹1,00,000 उसका भाड़ा आता है। तो फैक्ट्री आपने क्यों लिया रेंट पे, मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता तो मैं फैक्ट्री रेंट पे लेता था क्या, नहीं। हाँ, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने फैक्ट्री रेंट पे लिया है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्चा लग रहा है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता तो फैक्ट्री रेंट पे नहीं लेता, फैक्ट्री रेंट पे नहीं लेता तो ये खर्चा नहीं होता। मतलब फैक्ट्री का रेंट भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने फैक्ट्री रेंट पे लिया, उसका लाइट का बिल भी आएगा फैक्ट्री का। तो लाइट का बिल आप भरोगे, समझो 5,000 लाइट का बिल आ गया। तो लाइट का बिल आप किसका भर रहे हो, फैक्ट्री का। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चा होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब लाइट का खर्चा भी किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अगला हमारा टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन कौन सा, फैक्ट्री टेलीफोन चार्जेस। हाँ, फैक्ट्री लाइट बिल, हाँ ऐसा ऐसा लिखा होना चाहिए, फैक्ट्री लाइट बिल, फैक्ट्री टेलीफोन चार्जेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस। खाली लाइट बिल लिखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ऑफिस वाला खर्चा हो जाएगा। सर आपको कैसे मालूम पड़ा ये ऑफिस वाला खर्चा है, हाँ उसकी टेक्निक मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फैक्ट्री का टेलीफोन का चार्जेस आया, हमने फैक्ट्री में टेलीफोन रखा, भाई कुछ काम हो रहेगा, बेचारे मजदूर काम उम करते, थोड़ा गाँव में बात कर लेंगे 2-2 घंटा, है कि नहीं। तो फैक्ट्री में हमने टेलीफोन रखा है, टेलीफोन का बिल आया 5,000, टेलीफोन का बिल आया, आपने बिल पे किया, मतलब आपका एक्सपेंस है। लेकिन टेलीफोन कहाँ पर है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। अगर फैक्ट्री ही नहीं होती तो टेलीफोन नहीं होता है, टेलीफोन नहीं होता तो बिल नहीं आता, बराबर ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता तो फैक्ट्री नहीं होती, फैक्ट्री नहीं होता तो टेलीफोन का बिल नहीं आता। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होंगे उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो मालूम, फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा होता है, क्या, फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो 3 लॉजिक आपके हो गए। पहला कौन सा, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेस ऑफ गुड्स, किसी भी चीज को खरीद के कंपनी तक लाने के लिए जो जो खर्चा होगा उन सारे खर्चों को आप कहोगे डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा हमने क्या सीखा, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा किस में काउंट करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तीसरा, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा, फैक्ट्री के अंदर लाइट बिल आएगा, फैक्ट्री का रेंट आएगा, फैक्ट्री में मजदूर काम करेंगे उनको पगार दोगे ना भाई। हाँ, फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं उनको पगार दोगे। तो अगर फैक्ट्री नहीं होती तो मजदूर नहीं होते, मजदूर नहीं होता तो पगार नहीं मिलता, बराबर है कि नहीं। तो फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा है, फैक्ट्री के अंदर जो आप पगार दोगे, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको जो पगार मिलता है उसे कहते हैं वेजेस। क्या कहते हैं, वेजेस।
कंपनी में दो चीज थी ना, एक था फैक्ट्री, एक था ऑफिस। फैक्ट्री में भी लोग काम करते हैं, ऑफिस में भी लोग काम करते हैं, पगार इनको भी मिलता है, पगार उनको भी मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इनको मिठाई मिलेगा, उनको लड्डू मिलेगा, दोनों को पगार ही मिलेगा ना भाई। हाँ, तो फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत मजदूर काम करने वाले लोग हैं, उनको जो पगार मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, वेजेस। क्या पे करेंगे उनको, वेजेस। वेजेस का मतलब होता है जिनको हम डेली बेसिस पे पगार देते हैं, मजदूरों को पगार देते हैं जो मेहनत वाला काम करते हैं। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना, उनको जो पगार देते हैं उसे हम कहते हैं सैलरी। क्या कहते हैं उसे, सैलरी। हाँ, तो वेजेस कहाँ पर आ रहा है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब वेजेस भी कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फैक्ट्री का हमने इंश्योरेंस करवाया, भाई आग उग लग जाएगी तो कुछ पैसा भरपाई करके मिलना चाहिए कि नहीं। तो फैक्ट्री का हमने इंश्योरेंस करवाया, किसका, फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री का आपने इंश्योरेंस करवाया मतलब आपका खर्चा हुआ। इंश्योरेंस किसका है, फैक्ट्री का। फैक्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता तो फैक्ट्री नहीं होती, फैक्ट्री नहीं होता तो इंश्योरेंस नहीं होता। मतलब ये खर्चा भी किस में काउंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग में काउंट होगा। मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आप तीन ही चीज याद रखो भाई, किसी भी चीज को खरीद के लाके कंपनी में लाने तक, किसी भी चीज को खरीद के कंपनी में लाने तक जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो 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 खर्चा होगा वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा होता है सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगला हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एकदम सिंपल है। इन तीनों को छोड़ के जो भी एक्सपेंस होगा उसको आप बोल देना इनडायरेक्ट एक्सपेंस। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑफिस का जो भी खर्चा होता है, किसका, ऑफिस, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस के अंदर जितना भी खर्चा होता है आप उसे क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक लॉजिक ऐसे याद करोगे, कैसे, ऑफिस के अंदर जो भी खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद जो भी खर्चा होता है, क्या, गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मान के चलो मेरा ये बुक बन गया, ये हमारी बुक बन गई। अब बनने के बाद इसको दुकान दुकान पे पहुंचाना पड़ेगा। दुकान वाले ने फोन किया, भाई 10 बुक हमको पहुंचा दो। तो मैं बोला ठीक है सर पहुंचा देता हूँ। अब बुक पहुंचाने के लिए, बुक तो उड़ के जाएगा नहीं हवा में हवा में कैसे उड़ के जाएगी भाई बुक। तो बुक पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, गाड़ी वाले को बोला भाई 100 रुपया लो, जाके बुक वहां पहुंचा दो। अब ध्यान दो, आपने गाड़ी वाले को 100 रुपया दिया मतलब आपका एक्सपेंस हुआ है, लेकिन एक्सपेंस कब हुआ है, मैन्युफैक्चर करने के बाद। हाँ, तो वो जो आपने खर्चा दिया है उसको कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंपनी से माल बनने के बाद जो खर्चा होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद है हमने सीखा था कैरेज, माल को लाने के लिए भी खर्चा लगेगा, माल को लेके जाने के लिए भी खर्चा लगेगा। माल को लाने के लिए जो खर्चा लगता है वो कैरेज इनवर्ड होता है। माल को लेके जाने के लिए जो खर्चा होता है, जैसे कि अभी हमने सीखा भाई बुक को वहां पहुंचाना है, गाड़ी वाले को जो मैंने पैसा दिया उसको बोलोगे कैरेज आउटवर्ड। क्या बोलोगे, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कौन सा एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। दूसरा आप बोल सकते हो सेकेंडरी पैकेजिंग। एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग, एक होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग कब होता है, गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद। अभी बुक बन गई भाई, थोड़ा उसको बुक को पेपर ऊपर में लपेट के जरा गिफ्ट विफ्ट करके उसको शाइनिंग विनिंग करके भेजना है उसको, बराबर, ताकि एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, बुक अच्छी दिखनी चाहिए। बुक तो बन चुकी है ना, पढ़ने लायक तो बुक बन चुकी है, उसको आप पैकेजिंग करोगे तो भी चलेगा, नहीं पैकिंग करोगे तो भी चलेगा। अभी कैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले क्या करते हैं, किसी भी चीज को आपके पास भेजेंगे तो पैकिंग करके भेजते हैं ना वो लोग। हाँ, तो वैसे हमने किसी को बुक दिया तो हमने पैकिंग करके उसको दिया, तो पैकिंग कब हो रहा है, मैन्युफैक्चर होने के बाद। तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। तो उसका जो खर्चा होगा किस में काउंट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का दो ही लॉजिक था, ऑफिस के अंदर जो भी खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद जो भी खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको एक्सपेंसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। डायरेक्ट में बड़ा सिंपल था, परचेस के ऊपर जो भी खर्चा होगा खरीद के लाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी खर्चा होगा, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनको छोड़ के जो बचा वो इनडायरेक्ट है। ऑफिस के अंदर जो खर्चा होता है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद जो खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगला पॉइंट है हमारा इनकम। इनकम का मतलब होता है पैसा आना, ठीक है। हमारे पास पैसा आया मतलब क्या हुआ, इनकम हुआ। चाहे वो पैसा चोरी करके आया, चाहे डाका डाल के आया। अरे सर आप कुछ भी सिखा रहे हो अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कहने का मतलब हमारे पास पैसा आया, पैसा कहीं से भी आया। एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव किया, कमीशन मिला, बोनस मिला, बराबर ना। सेल किया तो पैसा मिला, माल सेल किया तो पैसा मिला, पैसा आया मतलब इनकम। अब इनकम की भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप वो एक्सपेंस वाले में मैच नहीं करना भाई, फैक्ट्री वाला ऑफिस वाला नहीं, इसका लॉजिक अलग है, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। ये लॉजिक अलग है, इसको उससे मैच नहीं करना, मिक्स नहीं करना। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, एकदम आराम से सुनो।
डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, लिखा है डायरेक्ट इनकम इज दैट इनकम, डायरेक्ट इनकम वो इनकम होता है विच यू अर्न डायरेक्टली फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस चलाने से जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं डायरेक्ट इनकम। कहने का मतलब हमारा जो मेन बिजनेस है, जैसे एग्जांपल मेरा बिजनेस है कंप्यूटर बेचना और कंप्यूटर खरीदना, कंप्यूटर खरीदना और कंप्यूटर बेचना। तो कंप्यूटर खरीद के और कंप्यूटर बेच के जो मुझको पैसा मिलेगा ना उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट इनकम। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गुड सोल्ड किया 1500 का, तो सेल किया, परचेज किया और सेल किया, मतलब परचेज करना सेल करना उसका मेन बिजनेस है। तो हमारा जो मेन बिजनेस होता है ना उससे जो पैसा मिलेगा उससे आप क्या कहोगे, डायरेक्ट इनकम। तो कंप्यूटर खरीदा और फिर मैंने कंप्यूटर बेचा तो जो मुझे इनकम मिलेगा मैं उसे कहूंगा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम एक ही होता है सेल, एकदम सिंपल है, डायरेक्ट इनकम एक ही होता है, कौन सा वाला, सेल। तो आपका जिस चीज का बिजनेस है, जो आपका मेन काम है, उससे जो पैसा मिलेगा उसको कहोगे डायरेक्ट इनकम। एग्जाम्पल इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, साइड इनकम, उसको आप एक नाम और भी दे सकते हो इनडायरेक्ट को, क्या, साइड इनकम या पार्ट टाइम इनकम, क्या बोल सकते हो, पार्ट टाइम इनकम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो मेरा बिजनेस था कंप्यूटर खरीदना और कंप्यूटर बेचना, तो मैंने कंप्यूटर परचेज करके कंप्यूटर सेल किया, मुझे 1 लाख रुपए इनकम मिला, तो सेल से जो इनकम होगा वो डायरेक्ट वाला इनकम, बराबर। अब वो 1 लाख रुपए ना मैंने बैंक में जमा कर दिया, बैंक वालों ने मुझे 1000 रुपया ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया। अब मेरा बैंक में कितना पैसा बन गया, 1,01,000, मुझे कितना मिलेगा, 1,01,000, मतलब 1,01,000 मेरा इनकम है, ठीक है। अच्छा, अब बैंक मुझे ऐसे ही हर महीने ब्याज देते रहता है, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया। तो वो जो ब्याज मुझे मिल रहा है 1000 रुपया, वो मेरा मेन इनकम है क्या, मतलब मेरा मेन बिजनेस है क्या, मेरा घर का रोजी रोटी उसके ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं। आपका जो मेन बिजनेस होगा ना उससे जो पैसा मिलेगा उसको बोलोगे डायरेक्ट इनकम, इसको आप बोलोगे इनडायरेक्ट इनकम। क्या, इनडायरेक्ट इनकम। एग्जाम्पल, मैंने जो लाख रुपया कमाया मैंने किसी को ब्याज से घुमा दिया, वो लाख रुपया मैंने किसी को, जो मैंने कंप्यूटर परचेज किया सेल किया, लाख रुपया मिला, मैंने किसी को ब्याज से दे दिया। अब मैंने वहां से ब्याज लिया 10,000 रुपया, मुझे इंटरेस्ट मिला, भाई ब्याज मिला 10,000 रुपया, तो वो ब्याज से पैसा घुमाना क्या मेरा मेन बिजनेस है क्या, नहीं ना। तो उसे आप कहोगे इनडायरेक्ट इनकम। जो आपका मेन बिजनेस होता है, जिस चीज को आप परचेज और सेल करते हो, उससे जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट इनकम। बाकी जहां से भी पैसा आएगा, कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, बोनस मिला, उन सबको आप कहोगे इनडायरेक्ट इनकम। अगला पॉइंट है हमारा ओपनिंग स्टॉक। आपने सुना होगा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक का मतलब अनसोल्ड गुड्स या रिमेनिंग गुड्स, अनसोल्ड गुड्स और रिमेनिंग गुड्स, उसको कहते हैं स्टॉक। मान के चलो मैंने 10 पेन परचेज किया, उसमें से 7 पेन मैंने बेच दिया, अब मेरे पास कितना पेन बचा है, 3 पेन। तो जो बचा है उसको क्या कहोगे आप, स्टॉक। ये आपके पास स्टॉक में कितना पड़ा है, 3 पेन पड़ा है, ठीक है। अब एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना, ओपन का मतलब होता है स्टार्ट करना। फाइनेंशियल ईयर मैंने आप लोग को बताया था कि आप जिस भी कंपनी का हिसाब किताब करोगे वो 1/4 से करोगे और 31/3 को आप एंड करोगे, बराबर। मान के चलो हम कंप्यूटर सेल और परचेज करते हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1/4/2020 को, तो 1/4/2020 को हमने बिजनेस अपना स्टार्ट किया। तो कंप्यूटर खरीदने बेचने के लिए कंप्यूटर होना भी तो चाहिए, तो कंप्यूटर बेचने के लिए हमने क्या किया, पहले कंप्यूटर परचेज कर लिया। तो हमने 10 कंप्यूटर परचेज किया, कितना, 10। कभी परचेज किया 1/4/2020 को, मतलब कभी जब बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ, कभी जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब क्या, जब हमारा बिजनेस ओपन हुआ। तो बिजनेस को ओपन करते समय आपके पास कितना कंप्यूटर है, मतलब कितना स्टॉक है, 10। तो इसी को हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। ये स्टॉक हमारे पास कब अवेलेबल है, ओपनिंग के समय ना, बिजनेस को स्टार्ट करते समय। तो बिजनेस को स्टार्ट करते समय, बिजनेस को ओपन करते समय जो भी आपके पास स्टॉक होता है उसे आप कहोगे ओपनिंग स्टॉक। दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। समझो साल भर हमने पूरा बिजनेस चलाया, पूरा साल भर हमने काम किया, तो पूरे साल भर में हमने कितना कंप्यूटर सेल किया, कितना सोल्ड किया, 7 कंप्यूटर। साल के एंड में हिसाब किताब करने बैठे हैं हम, 31/3 को हमने बोला चलो देखते हैं कितना कंप्यूटर बच गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो 31/3 को जब हिसाब किताब करने बैठे तो हमने क्या देखा, 10 में से 7 कंप्यूटर हमने सेल कर दिया। अभी कितना अनसोल्ड है, कितना रिमेनिंग है, 3। रिमेनिंग कब बचा है हमारा, एंड ऑफ द बिजनेस ना, बिजनेस के एंड में जब आप हिसाब किताब क्लोज कर रहे हो। ध्यान देना, हम बिजनेस क्लोज नहीं कर रहे, बिजनेस तो हर साल चलते रहेगा, हम हिसाब किताब की बुक क्लोज कर रहे हैं, दूसरे बुक में हिसाब किताब करेंगे, नए साल से वापस से करेंगे, ठीक है ना।
हाँ, तो बिजनेस को एंड करते समय, बिजनेस को क्लोज करते समय कितना स्टॉक पड़ा आपके पास? 3, तो उसी को बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बिजनेस को क्लोज करते समय, बिजनेस का हिसाब किताब क्लोज करते समय हमारे पास जो स्टॉक बचा है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब बिजनेस तो बंद नहीं कर देंगे, अगले साल वापस से स्टार्ट करोगे, तो मार्च के बाद वापस क्या आएगा? अप्रैल ना। मार्च खत्म हो गया ना, वापस से क्या आएगा? अप्रैल। तो 2021 में ही हो ना आप, तो अप्रैल 2021 मतलब 1/4/2021 को वापस से हमारा बिजनेस का हिसाब किताब का ईयर स्टार्ट होगा। तो वापस से बिजनेस ओपन हो रहा है, मतलब हिसाब किताब ओपन हो रहा है। तो ये जो 3 कंप्यूटर आपने खरीद के लिया था, जो आपके पास बचा हुआ था, क्या आप फेंक दोगे? वापस से नया खरीदोगे? नहीं। बिजनेसमैन क्या करता है, दुकानदार क्या करता है, जो पहले का जूना माल पड़ा है उसी को पहले बेचता है, उसके बाद नया माल बेचता है। तो पिछले साल का जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था, अगले साल आपका क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। अब समझो पूरे साल भर मैंने वापस से काम किया और पूरे साल भर में पूरा कंप्यूटर सोल्ड हो गया, जो बचा, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बिजनेस को स्टार्ट करते समय हमारे पास जो स्टॉक होता है उस स्टॉक को कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। साल के एंड में हमारे पास जो बचा हुआ होता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है। नेक्स्ट है परचेज। परचेज तो आपको पता ही है, द एक्शन ऑफ बाइंग समथिंग। आप किसी भी चीज को खरीदते हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो। मान के चलो मैंने 10,000 का माल परचेज किया, परचेज करने के बाद उसमें से कुछ खराब निकल गया, 1,000 का माल, मैंने उसको रिटर्न कर दिया, तो क्या बोलोगे उसको? परचेज रिटर्न। मतलब आप परचेज करके रिटर्न कर रहे हो। अब ध्यान दो, परचेज किया तो माल आया, रिटर्न करोगे तो माल जाएगा, बराबर ना। तो उसे बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। मतलब कि परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। हाँ, परचेज करके आपने माल को रिटर्न किया, मतलब माल जा रहा है, मतलब माल आउटवर्ड हो रहा है, तो परचेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ओके। वैसे ही होता है हमारा सेल्स और सेल्स रिटर्न। हमने 10,000 का माल सेल किया, हमने 10,000 का माल सेल किया, सेल करने के बाद माल रिटर्न आया, मतलब क्या हो रहा है? इनवर्ड हो रहा है ना। माल रिटर्न आया ना, सामने वाले ने 1,000 का माल हमको रिटर्न कर दिया, मतलब माल रिटर्न आ रहा है, उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो आप जब सेल करते हो और जब माल रिटर्न आता है तो उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, मतलब उसको आप बोल सकते हो सेल्स रिटर्न। तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होगा और सेल्स में से सेल्स रिटर्न। सिंपल है ना। हमने परचेस किया 10,000 का, तो हमने ट्रेडिंग में दिखाया हमारे पास कितने का माल पड़ा हुआ है? 10,000 का। उसमें से 1,000 का माल रिटर्न हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? परचेस में से परचेस रिटर्न, मतलब कि रिटर्न आउटवर्ड हमको माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही सेल्स में से सेल्स रिटर्न, मतलब रिटर्न इनवर्ड हमको माइनस करना पड़ेगा। कैरेज तो हमने सीखा था, कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। माल को लाने के लिए भी गाड़ी भाड़ा लगेगा, माल को लेके जाने के लिए भी गाड़ी भाड़ा लगेगा। माल को लाने के लिए गाड़ी भाड़ा लगेगा मतलब कैरेज इनवर्ड, और माल को लेके जाने के लिए गाड़ी भाड़ा लगेगा मतलब कैरेज आउटवर्ड। अब माल को आप कंपनी में क्यों लाओगे? सिंपल सी बात है ना। या तो परचेस करके सेल करने के लिए, मतलब परचेस के ऊपर एक्सपेंस हो रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो हमने पहले ही सीखा है, परचेस के लिए जो भी खर्चा होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी खर्चा होगा, कंपनी फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा, ये तीनों का तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कैरेज इनवर्ड माल को लाने के लिए लगता है। माल को क्यों लाते हैं? परचेस करके सेल करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए। कैरेज आउटवर्ड ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। प्रोडक्शन होने के बाद अब कंपनी कंपनी दुकान दुकान माल पहुंचाना है, तो बनने के बाद हमने गाड़ी भाड़ा खर्चा किया, मतलब कैरेज आउटवर्ड। तो बनने के बाद जो भी खर्चा होता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बराबर। अगला हमारा फ्रेट। फ्रेट चार्जेस क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन बल्क बाय ट्रक, ट्रेन और शिप। आप किसी गुड्स को बल्क में जब परचेस करते हो तो जो उसका गाड़ी भाड़ा लगता है ना, उसे हम कहते हैं फ्रेट चार्जेस। क्या कहते हैं? फ्रेट। आपने ट्रेन से, शिप से या एयरक्राफ्ट से, एरोप्लेन से आपने कोई माल मंगाया, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ा? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो आप जब भी किसी चीज को, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को, आप माल को मंगाते हो बल्क में और पैसा पे करते हो, उसे कहते हैं फ्रेट चार्ज। तो किसी भी चीज को बल्क में खरीद के लाने के लिए जो आप गाड़ी भाड़ा देते हो उसको बोलते हैं फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस जनरली किससे होता है? ट्रक, ट्रेन और शिप या एयरक्राफ्ट से होता है। ठीक है, फ्रेट चार्जेस जो कि परचेस करने के लिए लगता है। परचेस करने के लिए जो भी खर्चा लगेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अगला हमारा डॉक चार्जेस। क्या? डॉक चार्ज। डॉक का मतलब होता है जहां पे माल उतरता है। आप माल उतार रहे हो, मतलब दैट मीन्स क्या? आप परचेस करके उतार रहे हो ना। माल क्यों उतारते हैं? परचेस करने के बाद। तो परचेस करके आप उतार रहे हो, तो परचेस करने के ऊपर ये खर्चा हो रहा है। मतलब कि अगर मैं परचेस नहीं करता तो डॉक चार्जेस नहीं लगता, मतलब माल नहीं उतरता।
तो ये खर्चा किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। परचेस करने के लिए जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। परचेस नहीं करते, माल नहीं आता तो डॉक चार्जेस नहीं लगता। तो जहाँ पे माल उतरता है ना उसे बोलते हैं डॉक। तो माल उतारने के लिए जो आपने चार्जेस पे किया उसे कहते हैं डॉक चार्जेस। अगला हमारा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी एक तरह का हमारा टैक्स होता है जो कि गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए लगता है। किसके लिए? इंपोर्ट। आप जब भी कोई गुड्स इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप माल परचेज करते हो, जैसे कि हमने अमेरिका से कुछ माल परचेज करवाया, तो बाहर से माल परचेज करके इंडिया में लाने के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है। उससे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। मतलब कि आप माल को इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? माल इंटरनेशनल बॉर्डर से अपने बॉर्डर में लाने के लिए, मतलब अमेरिका से माल हमने यहाँ मंगाया तो इसके लिए आपको जो चार्ज पे करना पड़ेगा, जो आपको ड्यूटी पे करने की पड़ेगी, उससे आपका हो गया कस्टम। और गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी क्यों लेता है? द गवर्नमेंट यूजेस दिस ड्यूटी टू रेज इट्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट अपना सरकारी खजाना भरने के लिए कस्टम ड्यूटी लेता है। गवर्नमेंट सरकारी खजाना क्यों भरता है भाई? हॉस्पिटल बनाना है, रोड बनाना है, नए नए रेलवे लाइन बिछानी है, बराबर ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट वो पैसा वहां पे खर्चा करता है। तो कस्टम ड्यूटी, बाहर से दूसरे कंट्री से गुड्स परचेज करके यहाँ पे लेके आओगे तो जो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है उस टैक्स को आप कहते हो कस्टम ड्यूटी। मतलब परचेज करके ला रहे हो मतलब कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अगला हमारा इंपोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी वही हो गया कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में दो तरह की ड्यूटी है, एक इम्पोर्ट ड्यूटी और एक एक्सपोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो माल को लाने के लिए आप जो कस्टम ड्यूटी पे करोगे उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। उसका दूसरा ही नाम है इम्पोर्ट ड्यूटी। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अगले पॉइंट का नाम है हमारे रॉयल्टी। टू रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्शन। रॉयल्टी मतलब एक तरह का एक्सपेंस होता है। रॉयल्टी एक तरह का एक्सपेंस होता है। जैसे कि मान के चलो हमारी कंपनी बुक्स बना के बेचती है, बराबर। अगर मैं बुक्स पे अपना नाम लिखूँ ABC बुक्स करके तो कोई परचेज नहीं करेगा। लेकिन उस बुक्स पे अगर मैं पद्मा क्लासेस का नाम लिखती हूँ, सब क्या समझेंगे भाई पद्मा क्लासेस की बुकें बहुत अच्छी होती है, लोग परचेज करेंगे। तो मैंने सोचा भाई अपना नाम लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। मैंने पद्मा वाले के पास में गया, मैंने उसको बोला सर मेरे बुक पे मैं आपका नाम छापना चाहता हूँ पद्मा कोचिंग क्लासेस करके। पद्मा वाला बोलेगा भाई आप अपने बुक पे मेरा नाम छापोगे, मेहनत मेरी, नाम मेरा, पसीना खून सब मैंने बहाया है भाई, तुम नाम लिख के पैसा कमाओगे, बुक्स बेचोगे, मेरा उसमें फायदा क्या है? तो एक काम करो भाई, अगर आपको मेरे अपने बुक पे मेरा नाम छापना है तो साल का 1 लाख रुपए आपको मुझे देना पड़ेगा। मतलब मैं सामने वाले का नाम यूज कर रहा हूँ। किसी का नाम यूज करने के बदले, किसी का नाम यूज करने के बदले आप जो उसको पैसा देते हो उस पैसे को हम कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी हमारा एक तरह का एक्सपेंस होता है, बराबर। और ये परचेज के ऊपर हो रहा है ना, मतलब आप बुक बना के बेचोगे, परचेज कर रहे हो बुक, मतलब आप बुक परचेज कर रहे हो मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वही बात हो गया ना, प्रोडक्शन और परचेज। तो बुक्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने उसका नाम उसके ऊपर लगाया, उसका लोगो उसके ऊपर लगाया और आप उसको सेल कर रहे हो, मतलब परचेज और प्रोडक्शन के ऊपर एक खर्चा हो रहा है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मैं बुक बनाऊंगा, बुक बना के उसके ऊपर पद्मा क्लासेस का नाम लिखूंगा, लोगो छापूंगा उसके ऊपर, बुक को सेल करूंगा तो बुक सेल होगी, बराबर। तो प्रोडक्शन करते समय वो खर्चा लग रहा है, उसका लोगो आप लगा रहे हो, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो अब आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड होता है एक लेफ्ट, और एक राइट साइड होता है हमारा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको कौन सा कॉलम बनाना होता है? पर्टिकुलर। कौन सा कॉलम? ये पर्टिकुलर वाला। उसके बाद क्या लिखोगे आप? अमाउंट। अच्छा हम पार्टनरशिप सीख रहे हैं, ये पार्टनरशिप का फॉर्मेट है। अगर ये पार्टनरशिप अकाउंट नहीं होता तो फॉर्मेट कुछ और तरीके से होता है, देखते चलो, देखेंगे बाद में वो सब भी आएगा कि पार्टनरशिप का फॉर्मेट कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक लेफ्ट साइड होता है डेबिट वाला, एक राइट साइड होता है क्रेडिट वाला। डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में पहले पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ये इसे कहते हैं इनर कॉलम, इसे कहते हैं आउटर कॉलम। आउटर कॉलम में कभी भी कौन सा अमाउंट आता है? फाइनल अमाउंट, मतलब जिसमें अभी आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा आपको जोड़ने वाला काम करना, तो उसको कहते हैं फाइनल अमाउंट, तो वो आउटर कॉलम में आएगा। तो पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, वापस से पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसके अंदर हम? टू ओपनिंग स्टॉक। लेफ्ट साइड में जो भी आएगा उसके सामने टू 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 लिखना है, और राइट साइड में आप जो भी नाम लिखोगे उसके स्टार्टिंग में आपको बाय 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 लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में टू टू से शुरुआत करनी है, राइट साइड में बाय बाय से आपको शुरुआत करनी है।
तो ट्रेडिंग में कुछ चीजें कॉमन होती है, मतलब आपको पहले वो करना ही करना, उसके बाद कुछ भी करो कैसे भी करो। कुछ चीजें मतलब क्या, सबसे पहली चीज आपको लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कभी भी पहले आएगा। जब पहले हमारे पास कुछ पहले का माल पड़ा हुआ है तो पहले वो लेंगे, उसके बाद में परचेज विचेज जो भी होगा वो बाद में लेंगे। तो सबसे पहला फिक्स क्या है आपका, पहले क्या लिखना है आपको, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अभी हमने देखा हमारे पास कुछ इस साल का ओपनिंग का कुछ माल पड़ा हुआ है मतलब बेचने के लिए, उस माल को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा माल परचेज करेंगे। तो पहले क्या आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद क्या आएगा टू परचेज, मतलब अभी हमारे पास जो माल पड़ा था वो थोड़ा सा माल था, हमने क्या किया और माल परचेज कर लिया, तो आप वो माल परचेज करोगे तो यहाँ पर लिखोगे। अच्छा, अगर परचेज में से कुछ रिटर्न नहीं होता तो डायरेक्टली अमाउंट में कहाँ पे लिखता था, बाहर। लेकिन मान के चलो कि मैंने 10,000 का माल परचेज किया, उसमें से 1,000 का माल रिटर्न कर दिया, क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो बाहर आएगा। मतलब 10,000 यहाँ लिखोगे, उसमें से लेस करोगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ना, रिटर्न आउट, परचेज करने के बाद माल जाएगा मतलब आउटवर्ड। तो 10,000 में से 1,000 माइनस होगा, मतलब यहाँ पे आपका 9,000 आएगा, ठीक है ना। तो ये तीन चीज फिक्स है भाई, पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, पहले टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर टू परचेज आएगा, परचेज में से अगर रिटर्न होगा कुछ तो वो माइनस होगा, नहीं तो सीधा आउटर कॉलम में आएगा अमाउंट। बाकी कोई भी कभी भी ऊपर नीचे कहीं भी लिखो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी वेजेस पहले लिख दो, लाइटिंग बाद में लिख दो, कस्टम ड्यूटी पहले लिख दो, डॉक बाद में लिखो, कुछ भी कभी भी लिखो चलेगा। ठीक है, तीन चीज हो गई हमारी, ओपनिंग स्टॉक पहले आएगा, टू परचेज, फिर परचेज रिटर्न मतलब लेस करना रिटर्न आउटवर्ड। अब अगला लिखा हमारा कैरेज इनवर्ड, हमने सीखा था अभी कैरेज इनवर्ड, माल को लाने के लिए जो भी गाड़ी भाड़ा हम पे करते हैं उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड, मतलब वो परचेज के ऊपर कॉस्ट लग रही है इसकी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट चार्जेस अभी हमने सीखा, डॉक चार्जेस भी अभी हमने देखा, कस्टम ड्यूटी भी देखा। वेजेस प्रोडक्टिव, वही मतलब आपका वेजेस प्रोडक्टिव मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जो बंदे कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको जो पगार दोगे उसको कहते हैं वेजेस प्रोडक्टिव या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मतलब जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन वाला काम कर रहे हैं। तो वो किस में, ट्रेडिंग में ही आएगा ना, आप समझ जाना। परचेज के ऊपर जो भी खर्चा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो भी खर्चा हुआ, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा, बस इतना याद रखना आपको। अगला हमारा वेजेस एंड सैलरी, कभी कभी ऐसा लिखा होता है सैलरी एंड वेजेस, कभी कभी लिखा होता है वेजेस एंड सैलरी। तो पहले वेजेस लिखा है, अगर पहले वेजेस लिखा होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा, अगर पहले सैलरी लिखा होगा मतलब सैलरी एंड वेजेस ऐसे लिखा होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, ठीक है। मतलब कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा हमको ऐसा लिखा हुआ है। तो खाली वेजेस रहेगा तो बहुत सिंपल था, है कि नहीं, वेजेस फैक्ट्री में देते हैं हम लोग, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया है, वेजेस एंड सैलरी। तो कोई बात नहीं, वेजेस है ना, पहले आप वेजेस को ध्यान दो। तो पहले वेजेस से मतलब ट्रेडिंग में आएगा, पहले सैलरी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी भी हमने देखा, बाहर से इंटरनेशनल बॉर्डर से अमेरिका से माल हमने कुछ मंगाया तो जो हमने टैक्स पे किया वो होता है इंपोर्ट ड्यूटी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कोल पावर एंड ऑयल गैस ये सब, अब कंपनी में बड़ी बड़ी मशीन होती है, बड़ी बड़ी मशीन को चलाने के लिए जनरेटर होता है, जनरेटर को चलाने के लिए ऑयल लगता है ना, कोल मतलब कोयला भी लगता है कभी कभी, गैस वैस का भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए लगती हैं या फिर जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए लग रहा है। मशीन क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी ना, मशीन क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी चीजें लगती है या जनरेटर को भी ऑपरेट करने के लिए चीजें लगती है, लेकिन कहाँ पर, फैक्ट्री में। हाँ, जनरेटर मोस्टली कहाँ रखते हैं, फैक्ट्री में, हमारा प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, तो मतलब ये प्रोडक्शन में काउंट होगा, ये कोल मोटी पावर और ऑयल कहाँ काउंट होगा, प्रोडक्शन में। वाटर ग्रीस ये सब किसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये मशीन और जनरेटर की बात कर रहा है। हाँ याद रखना, ये वाटर ग्रीस सब कहाँ लगेगा, ये मशीन की बात कर रहा है भाई, ये जनरेटर की बात कर। रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्शन अभी हमने देखा भाई, है ना, हमको वो बुक बनानी है तो सामने वाले का नाम उसके ऊपर छापेंगे, मतलब प्रोडक्शन करते समय उसका नाम यूज कर रहे हो, मतलब वो आपका रॉयल्टी हो गया, मतलब आपका वो एक्सपेंस हो गया, मतलब आपका वो डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइमरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग हमने देखी थी। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब प्राइमरी पैकेजिंग, अब मान के चलो कि हमारी कंपनी ये मेडिसिन बनाती है, तो ये जो हमने मेडिसिन जो टैबलेट बनाया है, डायरेक्टली टैबलेट तो ऐसे हाथ में तो किसको सेल करेंगे नहीं, बराबर, तो उसको किसी स्ट्रिप में प्लास्टिक के कवर में पैक करना पड़ेगा, मतलब कंपलसरी है हमारे लिए, मतलब वो मजबूरी की उसको पैक करके हमको सेल करना है। तो ये जो आप मजबूरी वाली चीज आ गई ना कि आपको इसमें रख के ही उसको सेफ्टी प्रोसीजर के साथ में सेल करना, तो आप जो पैकेजिंग कर रहे हो इसे हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, बराबर ना।
और ये एक बार पैक हो गया, सब बन गया, अभी आप उसको ये डेकोरेशन करके बॉक्स वॉक्स में डाल के बेच रहे हो, मतलब ये हो गया आपका सेकेंडरी पैकेजिंग, मतलब मैन्युफैक्चर होने के बाद। इसे कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आपके टैबलेट के कॉस्ट में ये खर्चा आप उसको ऐड करोगे। ओके, प्राइमरी पैकेजिंग। दूसरा हमारा अगला फैक्ट्री लाइटिंग। तो मैंने बोला फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा, फैक्ट्री का लाइटिंग है, फैक्ट्री का टेलीफोन है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का टैक्स है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। भाई बार बार बोल रहा हूँ, तीन ही बात आपको याद रखनी है। किसी भी चीज को परचेस करके कंपनी के अंदर लाने तक जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो जो खर्चा होगा सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होता है सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अगला हमारा वर्क्स मैनेजर सैलरी। सैलरी पे मत जाओ, वर्क्स मैनेजर, वर्क्स वर्क्स मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहा है, मतलब फैक्ट्री की बात कर रहा है। फैक्ट्री में जिनको पगार देंगे मैनेजर, फैक्ट्री में भी काम करता है मैनेजर, ऑफिस में भी काम करता है। जो मैनेजर फैक्ट्री में काम करेगा तो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी बोलेंगे या उसको वर्क्स मैनेजर सैलरी बोलेंगे। तो वर्क्स मैनेजर सैलरी बोला तो आप समझ जाओ फैक्ट्री में जो मैनेजर काम कर रहा है ना उसके सैलरी की, उसके पगार की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट्री में मैनेजर काम कर रहा है उसके पगार की बात कर रहा है, मतलब वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। वर्क्स लिखा होगा, वर्क्स, वर्क्स का मतलब वो फैक्ट्री के मैनेजर की बात कर रहा है। खाली बोलेगा मैनेजर सैलरी तो समझ जाना ये ऑफिस की बात कर रहा है, तब वो तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। अब है हमारा क्रेडिट साइड। तो जैसे डेबिट साइड में तीन चीजें कंफर्म थी, फिक्स थी, भाई पहले वही करना, उसके बाद कोई भी करो चलेगा। क्या? डेबिट में पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना था, तो ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद टू परचेस, अगर परचेस में से कुछ माइनस नहीं करना तो अमाउंट सीधा बाहर आ जाएगा। और परचेस में से कुछ माइनस करना है, कुछ मतलब क्या माइनस करना है, आपको परचेस रिटर्न माइनस करना होगा, या आप उसको दूसरा नाम क्या बोलोगे, रिटर्न आउटवर्ड बोलोगे। तो टू परचेस में से लेस करोगे रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न, फिर जो अमाउंट आएगा वो आपका बाहर आएगा। तो ये तीन चीजें आपकी फिक्स थी, पहले यही लिखने का, उसके बाद कुछ भी लिखो चलेगा। अब क्रेडिट साइड में दो चीजें फिक्स है भाई। दो चीजें क्या? पहला आपका बाय सेल्स आएगा, अच्छा ये साइड जो भी आएगा सब बाय 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 करके आएगा। लेफ्ट साइड में जो भी लिखोगे वो टू 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 करके लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू कैरेज, टू फ्रेट। हाँ, तो राइट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, बाय सेल्स। बाय सेल्स लिखोगे, अगर सेल्स में से कुछ माइनस है मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स लिखने के बाद पहले इनर कॉलम में लिखोगे सेल्स। अगर सेल्स में से कुछ माइनस नहीं करना है, कुछ माइनस प्लस नहीं, कुछ रिटर्न नहीं है सेल्स में से, तो सीधा अमाउंट बाहर आ जाएगा। और सेल्स में से कुछ माइनस प्लस होगा तो सेल्स का अमाउंट पहले अंदर लिखोगे और उसमें से क्या माइनस करोगे, सेल्स रिटर्न, जिसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। भाई माल बेचा, बेचने के बाद रिटर्न आ रहा है मतलब इनवर्ड आ रहा है ना, उसके कहते हैं सेल्स रिटर्न। वो माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा वो बाहर। तो ट्रेडिंग के राइट में आपको दो बातें याद रखनी है। दो बातें मतलब कौन सी? ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आएगा, जैसे हमने सीखा था ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, बराबर। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आएगा, डायरेक्ट इनकम आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट इनकम। और एक चीज याद रखना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में दो चीज आती है, एक डायरेक्ट इनकम आएगा, एक क्या आएगा, हाँ एक क्या आएगा, डायरेक्ट इनकम आएगा। और दूसरा आपका आएगा जो भी गुड्स आपके पास से गया। क्या मैंने बोला? जो भी गुड्स हमारे पास से गया, चाहे वो कैसी भी जाए, जल के जाए, चोरी होके जाए, डूब जाए, बर्बाद हो जाए, फ्री सैंपल में जाए, एक्सीडेंट होके जाए, हमारे पास से जो भी गुड्स जाएगा वो सारा का सारा ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। ट्रेडिंग का क्रेडिट याद करने का दो तरीका है। क्या? एक तो जो सेल होगा वो सेल आएगा, सेल डायरेक्ट इनकम हो गया। दूसरा क्या याद रखोगे, गुड्स जाएगा, चाहे ऑनर ड्राइंग करके लेके जाए, चाहे गुड्स जल के जाए, चाहे फायर होके जाए, फायर जल एक ही हो गया तो फायर होके जाए, किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैंपल में, चाहे वैसे जाए, चाहे एक्सीडेंट होके जाए, तो गुड्स गया, गुड्स गया 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 कैसे भी जाए। अच्छा सेल हुआ तो भी तो गया ना इसका मतलब, हाँ तो लॉजिक एक ही बन जाएगा आपका, गुड्स गया मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, चाहे वो सेल होके गया, चाहे वो जल के गया, चाहे वो अपने आप गया, गया मतलब सेल के क्रेडिट में आएगा।